तो दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले हफ्ते जो हमने देखा उसके बाद सोमवार भी ब्लैक मंडे ही साबित हुआ है। जब दुनिया भर के शेयर बाजारों में मातम पसरा है तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। भारतीय शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनके मन में कई सवाल, कई शंकाएं हैं। बाजार की हालत को देखते हुए कुछ अहम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ब्लैक मंडे के पीछे क्या वजह रही है, किस तरह से बाजार जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो जो पहला सवाल यहाँ पर उठ रहा है वो है बाजार में 4% से ज़्यादा की गिरावट जो है आखिर वो क्यों दर्ज की गई है। तो दो बड़े जो कारण हैं उसके वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही टैरिफ का ऐलान किया है और वो जो ट्रंप का टैरिफ है वो इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर साबित हो रहा है और ट्रेड वॉर का खतरा जो है वो मंडराने लगा है और इसीलिए कहीं ना कहीं बाजार जो है इस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है वो है ट्रंप टैरिफ से बाजार आखिर क्यों प्रभावित हो रहे हैं। जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर हैं वो ऐसे में बाजारों पर असर किस तरह से हो रहा है। तो निवेशक जो हैं उन्हें यहाँ पर मंदी का खतरा सीधे तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि एक अनिश्चितता जो है वो यहाँ पर खड़ी हो गई है और वो सीधे तौर पर बाजार को प्रभावित कर रही है। अमेरिका में मंदी का असर पूरी दुनिया पर होगा, ये बात सब लोग जानते हैं और यही बात अब डराने लगी है। तीसरा सवाल जो है वो है किन सेक्टर्स में नुकसान ज़्यादा फिलहाल दिखा है। तो आपको बता दें कि वो जो मेन सेक्टर्स हैं, मेटल का सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आया। ऑयल और गैस की बात है यहाँ पर, वो सेक्टर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और उसी का हमने आपको उससे जुड़ी खबर भी दिखाई कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने यहाँ पर कहा कि दाम जो है बढ़ाए नहीं जाएंगे और साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो सबसे प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में यहाँ पर रहा है। तो ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। चौथा सवाल, क्या आगे भी गिरावट ये जारी रह सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है और तमाम निवेशक जो हैं उनके मन में एक डर इसको लेकर पैदा हो गया है। तो यहाँ पर वजह व्हाइट हाउस की नीतियाँ सीधे तौर पर नजर आ रही हैं कि जो गिरावट है क्या वो जारी रह सकती है। तो व्हाइट हाउस की नीतियां जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर निर्भर करेगा और समाधान जो है वो भी वहीं से आएगा। फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि क्या ट्रंप आगे कुछ बदलाव करते हुए नजर आ सकते हैं, कुछ राहत देते हुए नजर आ सकते हैं। पांचवा बड़ा सवाल, चीन के जवाबी एक्शन में गिरावट क्यों आखिर बढ़ाई है यहाँ पर, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा सच साबित हो रहा है यहाँ पर, ये नजर आ रहा है क्योंकि चीन ने रिएक्ट यहाँ पर किया है। चीन ने कहा है कि हम अतिरिक्त 34% का टैरिफ जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। दूसरा बड़ा जो इससे जुड़ा हुआ जवाब है, ये आशंका ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो भी कड़ा रुख यहाँ पर कर सकती है क्योंकि वो लगातार इस तरह की रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। कई तरह के जवाब उनकी तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे में ये कई बड़े फैक्टर्स हैं जो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं। छठा सवाल जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हमेशा की तरह क्या यूएस फेड जो है वो इसमें दखल दे सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो दखल की संभावना यहाँ पर फिलहाल कम नज़र आ रही है, ये एक्सपर्ट्स कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई का खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और ये बात अमेरिका के जो लोग हैं वो पहले से ही झेल रहे थे। अब ऐसे में एक और समस्या इस टैरिफ की वजह से फिर से खड़ी हो गई और इसीलिए व्यापक तौर पर अमेरिका में इस टैरिफ के ऐलान के बाद हम विरोध भी देख रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। सातवां सवाल, ग्लोबल सेल ऑफ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि सबके मन में ये सवाल है कि अगला कदम वो क्या उठाएं। तो हमेशा की तरह ऐसे समय में जो एक्सपर्ट सलाह देते हैं किनारे पर बैठकर देखना ही समझदारी होगी, यानी कि फिलहाल वेट एंड वॉच की जो भूमिका है वो निभाना यहाँ पर बेहतर होगा। और साथ ही दूसरे यहाँ पर जो एक बड़ा फैक्टर है कि कोविड महामारी के समय भी इसी तरह का माहौल हमने देखा था और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो पटरी पर लौटी थी, उनमें सुधार देखने को मिला था। आठवां सवाल, क्या यहाँ पर हमारे जो बाजार हैं वो दूसरे देशों के जितने ही गिरेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारतीय बाजारों पर भी दूसरे देशों जितना असर हो सकता है। तो पिछले एक महीने से हमारा जो बाजार है वो ज़्यादा मजबूती दिखा रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और मजबूत फैक्टर है जिसके चलते उम्मीद जो है वो बंधी रह सकती है और ये आगे भी जारी रह सकता है। ये जो मजबूती है भारतीय बाजार की ये आगे भी जारी रह सकती है। तो हो सकता है कि हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। नौवां सवाल, खरीदारी का जो मौका है वो आखिर कब आएगा, ये एक सवाल अब लगातार उठ रहा है। तो टैरिफ पर अमेरिका का जो रुख है उसमें ही सब साफ हो पाएगा, तब तेज़ी आ सकती है। अगर अमेरिका अपना रुख साफ कर देता है तो फिर जो खरीदारी का मौका है वो आ सकता है, उसमें तेज़ी यहाँ पर आ सकती है। और 10वां सवाल,
किन सेक्टर्स में निवेश की शुरुआत जो है वो की जा सकती है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि अब आखिर क्या करें। तो घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े जो सेक्टर्स हैं उनमें यहाँ पर इन्वेस्ट करने की, निवेश करने की सलाह जो है वो फिलहाल यहाँ पर दी जा रही है, और एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर हैं उनसे यहाँ पर दूर रह सकते हैं, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं विकास, और इसके अलावा हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, जयंत कृष्णा जी हैं जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। विकास, यहाँ पर पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। विकास, हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाजार जो है प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक बार ये भी समझाएं कि ट्रंप का ये जो टैरिफ है ये इतना तबाही क्यों आखिर लेकर आ रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बाजार को लेकर आज एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब सारा माहौल नेगेटिव है, हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, एक डेटा है, वो डेटा ये कहता है कि साल 2000 के बाद अभी तक मार्केट में 5% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में 78 बार आई है। ये बताता है कि मार्केट का नेचर ऐसा है, वो गिरता है। इस बार जो ट्रिगर है वो ट्रंप के टैरिफ को लेकर है। अब ट्रंप का टैरिफ कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए कि ट्रंप अगर टैरिफ लगाते हैं तो अल्टीमेटली होगा ये कि अमेरिका में जो लोग बैठे हैं, अगर वो इंडिया से कोई सामान मंगा रहे हैं तो उन्हें ही ज़्यादा पेमेंट करनी होगी, क्योंकि कोई भी ऑटो कंपनी ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी लागत में से 25% देने लगे, क्योंकि वो फिर प्रॉफिट क्या कमाएगी। तो अल्टीमेटली प्राइसेस अमेरिका में बढ़ेंगे, और अगर प्राइसेस अमेरिका में बढ़ेंगे तो अमेरिका में स्लो डाउन देखने को मिलेगा, वहाँ खरीदारी लोगों की कम होनी शुरू होगी। अगर ये स्लो डाउन अमेरिका में आता है तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो यूएस से कनेक्टेड है, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, सब लोग यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सारी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे स्पेंडिंग कम होती है, वहाँ पे अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरह से, तो आईटी स्पेंडिंग भी कम होगी, और आईटी स्पेंडिंग यानी जो सॉफ्टवेयर की तरफ जो स्पेंडिंग उनकी होती है वो कम होगी, और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा उन कंट्रीज़ के लिए जो आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया बहुत बड़े अमाउंट में आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है यूएस को, यानी हमारे बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां यूएस से कनेक्टेड हैं आईटी सर्विसेज को लेकर, तो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। मेटल को लेकर, क्योंकि मेटल, बहुत सारा मेटल जो है वो यूएस जो है वो मंगाता है दूसरे देशों से, तो वैसे में अगर टैरिफ उस पर लगाता है तो वहाँ भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप अगर देखेंगे कि जितने सेक्टर्स, जितने भी शेयर या जितनी कंपनियां या जितने बिजनेसेस आप कहें कि वो कनेक्टेड हैं यूएस से, उन सारे बिजनेसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अमेरिका की इकॉनमी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो सारी दुनिया की इकॉनमीज को इम्पैक्ट करती है, तो इसलिए अगर अमेरिका में गिरावट आती है, अमेरिका में स्लो डाउन आता है, तो उसका इम्पैक्ट बाकी देशों में भी देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि यूएस के मार्केट गिर रहे हैं, वहाँ डॉ फ्यूचर्स जितना गिरता है उसी अनुपात में यहाँ पे निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन आज के मार्केट में एक खास बात और हुई है कि निचले लेवल पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 400 अंक रिकवर हुआ है मार्केट क्लोज होने के पहले। जब शुरुआत में सुबह में गिरावट आई थी तो वो गिरावट बहुत बड़ी थी, मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी, लेकिन जब क्लोजिंग हुआ तो 400 अंक नीचे से निफ्टी रिकवर कर गया, 1700 अंक नीचे से सेंसेक्स रिकवर कर गया। तो ये रिकवरी भी देखने को मिली है, उसकी कुछ वजह भी हैं जो एक्सपर्ट ने बताई जी, कि आप लगातार मार्केट एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क में। भारतीय शेयर बाजार को लेकर क्या उनके प्रेडिक्शन से कितना वक्त लगेगा उभरने में, और निवेशकों के लिए क्या सलाह इस वक्त एक्सपर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी सवाल है इस वक्त, क्योंकि सारे जो इन्वेस्टर्स अभी हमें देख रहे हैं वो इसी का जवाब खोज रहे होंगे। लेकिन पहली चीज़ इसमें ये देखनी ज़रूरी है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त मिली जुली राय दे रहे हैं, वो क्लियर एडवाइस नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें ये समझना होगा कि इस वक्त किसी के भी पोर्टफोलियो के हिसाब से एडवाइस अलग हो सकती है। हो सकता है कि ये किसी के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी हो, तो किसी के लिए एकदम एक किलिंग सिचुएशन हो, क्योंकि उसको पैसे निकालने थे और किसी इंपॉर्टेंट काम में लगाना था। किसी ऐसे इंसान को जो गिरावट का ही इंतजार कर रहा था और वो खरीदना चाहता तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि ये मिली जुली राय है, लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूएस में स्लो डाउन पक्का है, वो दिख रहा है, उन्हें क्लियर दिख रहा है। रिसेशन को लेकर मिली जुली राय है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि रिसेशन आएगा, अब वो 60% चांसेज है उसके। वहीं नोमिरा से हमने सोनम वर्मा से बात की, इकोनॉमिस्ट हैं वो नोमिरा की, तो उनका ये कहना है कि हम रिसेशन तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, स्लो डाउन हम जरूर कह रहे हैं कि यूएस में स्लो डाउन आएगा। तो वहाँ पे भी मिली जुली राय है। इस वक्त जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स को सलाह है वो ये है कि आप इस वक्त वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी बनाएं। आप चुपचाप अभी किनारे पर बैठें और देखें कि मार्केट में कितनी गिरावट और बढ़ती है या क्या होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से गिरावट और बढ़े। और अगर रोल बैक होता है, महत्वपूर्ण बात विकास आपने यहाँ पर कही है, और इसी पॉइंट को लेकर मैं जयंत कृष्णा साहब के पास भी जाऊंगी। कृष्णा साहब, यहाँ पर जेपी मॉर्गन का जिक्र विकास भी कर रहे थे, और उसके जैसा वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूट जब 2025 में मंदी की आधिकारिक तौर पर एक तरह से वो फोरकास्ट इसको कर चुका है, तो फिर मंदी की जो आशंका है उसे लेकर इस वक्त क्या राय बनती हुई नजर आ रही है?
देखिए ये मंदी की जो बात है ये रियल है, ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि कई कई अर्थशास्त्री तो पूरे दुनिया में ये तक मान रहे हैं कि 1930 के बाद एक सबसे बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, ये टैरिफ वॉर छिड़ने की शुरुआत है। और इसमें मुझे लगता है कि जो डब्ल्यूटीओ टाइप के किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक विन विन सिस्टम की आधारशिला रखी थी कि सभी देशों को इक्विटेबल तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में फायदा हो, और वो जो डिपेंडेंस एक दूसरे पर है वो उसको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, उसको एक सही तरह से दिशा मिले। वो उस सिस्टम को किसी तरह से उसका डिक्लाइन की शुरुआत है बिल्कुल। और ये जी। बहुत से लोग मानते हैं कि एक ट्रेड वॉर के रूप में उभर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शेयर मार्केट्स ने अभी कुछ सेक्टर्स में, जैसे टाटा मोटर्स की बात कर लें, जी। या इस तरह के कुछ शेयर्स की बात कर लें, जो जो सॉरी टाटा स्टील की बात कर लें, तो कुछ हम्म। सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो ज़रूर ज़्यादा गिरे हैं, क्योंकि वो मेटल के एरिया में काफ़ी इसका प्रभाव होगा, ऑटो में हो सकता है, एग्रो प्रोडक्ट्स में, फूड में हो सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये पैनिक रिएक्शन है। अभी कोई बहुत वेल थॉट आउट, वेल स्टडीड बिल्कुल। किस सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका रिस्पॉन्स तो मुझे जैन नहीं साहब, लगता यहाँ है। पर फिर इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका मन में ये भी सवाल है कि फिर कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर वो फोकस कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल एक ऐसा एरिया है जिसको इस टैरिफ इम्पोजिशन से दूर रखा गया है। तो भारत का जो फार्मा एक्सपोर्ट होता है यूएस को, उस पे इस टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो सेक्टर में एक आशा की किरण जरूर दिखाई देती है। और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा पैनिक सेल आउट करने की जरूरत है। जी। इस तरह की चीजें होती हैं। और आज भी जो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अभी ऐसा नहीं है कि इस टैरिफ में कोई फाइनलिटी है। एक ये हम्म। भी बात करी जा रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना भी अगर हो, तो जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है यूएस से, जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, बिल्कुल। वो सितंबर में इसी साल इसके साइन होने की जरूरत है। तो जैसे ही ये एग्रीमेंट आता है, ये तो कुछ ना ओवरटेक कुछ कर राहत देगा, उसमें मिल सकती है। जी। मिल सकती है। तो अभी जी। बहुत ज्यादा पैनिक रिएक्शन करके सेलिंग की मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत है। और मैं ये भी बता दूं इसी ब्रेथ में कि देखिए, ऐसा है कि बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जिसपे टैरिफ भारत से ज्यादा लगा है। अगर आप चाइना को देखें, मलेशिया में भी करीब करीब 24% है, मॉरिशस में 40% है, वियतनाम में 46% है, थाईलैंड में हमसे ज्यादा है 36%, साउथ कोरिया में हमारे करीब करीब बराबर ही है, 25% है। तो इन सब कंट्रीज में को हमसे या हमसे ज्यादा ऑनस्लॉट टैरिफ का होगा। तो वो बिल्कुल। जो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएस, उसमें हम्म। से कौन सी चीज है जहां पे हमारी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बनती है, और हम ये इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। तो भारत में इस असेसमेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा, जी। सरकार के द्वारा भी और कंपनी और बिल्कुल। बिजनेसेस के बहुत द्वारा भी। महत्वपूर्ण बात आपने जैन साहब यहाँ पे कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े यहाँ पर। तो जिस तरह से कृष्णा साहब बता रहे हैं निवेशकों को कि थोड़ा सा पेशेंस इस वक्त रखने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से हमारा बाजार फिलहाल चल रहा है, मजबूत दिखाई दे रहा है, बहुत ख़राब स्थिति नहीं है और आगे कुछ दिनों में स्थिति बेहतर हो सकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका की टैरिफ को लेकर बातचीत लगातार जारी है। अब खबरों के सिलसिले को हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं और रुक कर रहे हैं अगली खबर का, जो इस वक्त आ रही है जयपुर से। जयपुर में पीएफआई मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने तफ्तीश के बाद चार्जशीट में ये बड़े खुलासे किए हैं। बताया ये जा रहा है कि योगशाला की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं जकरात के नाम पर वसूले गए पैसों से पीएफआई के आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा यहाँ पर सामने आया है। ये जो चार्जशीट फाइल की गई है, इसमें कई खुलासे सामने आए हैं। योगशाला की आड़ में हथियारों की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही थी और जकरात के नाम पर जो वसूले गए पैसे थे, उससे पीएफआई के आतंकी ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो चलते थे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या डिटेल्स इस वक्त यहाँ पर मिल रहे हैं? देखिए, एनआईए ने जो राजस्थान में पीएफआई का मॉड्यूल पकड़ा था, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उस मामले में कोर्ट में एनआईए ने चार्जशीट पेश की है। और चार्जशीट में ये कहा है कि पीएफआई बड़े पैमाने पर जकरात के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रही थी और इस पैसे से हथियारों के ट्रेनिंग देने के जो कैंप हैं वो चलाए जा रहे थे। और ये सारे कैंप राजस्थान के अलग अलग शहरों में लगाए गए, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, जयपुर है, तमाम जो राजस्थान के बड़े शहर हैं उन शहरों में जकरात के नाम पर हथियारों की ट्रेनिंग देने के कैंप लगाए गए। और इन कैंप में
योग के नाम पर जो हथियारों की ट्रेनिंग है वो दी गई। तमाम जो युवा हैं उनको चाकूबाजी करने, तलवार चलाना, कुल्हाड़ी चलाना, भाला चलाना, इस तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और कहा गया कि हिंदुओं से मुकाबला करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग जरूरी है और 2047 तक भारत को जो है वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, ये भी कहा गया था। तो एनआईए ने जो 5 लोग पकड़े थे उसमें मोहम्मद आसिफ नाम का जो आरोपी था उसके मोबाइल से एक फाइल मिली। इस फाइल में बहुत सारे सबूत मिले और इन ट्रेनिंग कैंपों के बारे में जो जानकारी है वो मिली और उसमें कई सारे वीडियोज और फोटो मिले जिसमें ट्रेनिंग में खड़ी जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ में एयर गन लेकर खड़ी हुई हैं, कई महिलाएं हथियार और भाले लेकर खड़ी हुई हैं। तो ये सारी फोटोज जो है वो बरामद हुई। इसके साथ ही एनआईए ने जयपुर में एक ट्रेनिंग कैंप में छापा मारा और उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर से बड़ी मात्रा में चाकू और तमाम जो वेपन्स है वो बरामद हुए, जिनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। एक बार फिर से यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो पीएफआई है उसके बड़े मॉड्यूल का यहाँ पर खुलासा हुआ है। एनआईए ने तफ्तीश के बाद चार्जशीट में ये खुलासे किए हैं कि योगशाला की आड़ में यहाँ पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मुकेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2022 में गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ऐसे में किस तरह से इस मॉड्यूल को ये चला रहे थे, ये भी अपने आप में कई सवाल उठाता है। देखिए, बिल्कुल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर गृह मंत्रालय ने पहले ही बैन लगा रखा है और वो गुपचुप तरीके से इस तरह के जो ट्रेनिंग कैंप हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। और एनआईए ने जो 5 लोग पकड़े थे जयपुर मॉड्यूल के, जिसमें एक मोहम्मद आसिफ नाम का एक आदमी है जो शख्स है, उसका मोबाइल बरामद किया गया। उसके मोबाइल से एक फ़ाइल मिली और इस फाइल से बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। इस फाइल में तमाम ऐसे सबूत मिले जिनसे ये साफ हुआ कि पीएफआई के लोग जकरात के नाम पर राजस्थान के अलग अलग शहरों में बड़े बड़े जो ट्रेनिंग कैंप थे जिसमें हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और इसमें योग के नाम पर जो है हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें कुल्हाड़ी चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना और जो दूसरे वेपन्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। और जितने भी युवा यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आ रहे थे उनसे कहा जा रहा था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, इसीलिए ये ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से युवाओं को मोटिवेट किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर हज़ारों की संख्या में युवाओं ने राजस्थान के अलग अलग शहरों में इन ट्रेनिंग कैंपों में हिस्सा लिया है। जो एनआईए है, एनआईए के मुताबिक चूंकि पीएफआई ऑलरेडी पहले से बैन हो चुका है, तो पीएफआई का जो पॉलिटिकल संगठन है जिसको एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, वो एसडीपीआई के जो लोग हैं वो भी इसमें एक्टिव तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो भी लगातार ट्रेनिंग कैंपों का हिस्सा थे। और एनआईए के मुताबिक जकरात के नाम पर पीएफआई को करीब 3 करोड़ रुपए आया, जिसका इस्तेमाल अलग अलग ट्रेनिंग कैंपों में किया गया और ये सारे पैसे खर्च किए गए हथियारों की ट्रेनिंग देने में। तो ये पूरा खुलासा एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया है, जिसमें मोहम्मद आसिफ के मोबाइल से मिले तमाम जो सबूत हैं वो रखे गए हैं। और एनआईए ने इस मामले में जयपुर में एक जगह पर छापा मारा था और वहाँ से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। इन हथियारों को भी जाँच के लिए, फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़े मॉड्यूल का यहाँ पर खुलासा हुआ है, जो पैसे वसूले जा रहे थे जकरात के नाम पर, उनसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो चलाए जा रहे थे, जो अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना के सदाकत आश्रम में हंगामा देखने को मिला है। राहुल गांधी की बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उस दौरान ये हंगामा हुआ है पटना के सदाकत आश्रम में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मीटिंग हॉल के बाहर की तस्वीरें हैं, जब राहुल गांधी की मीटिंग चल रही थी और बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा था। राहुल गांधी अब पटना से दिल्ली रवाना हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें राहुल गांधी आज बेगूसराय पहुंचे थे। पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में वो शामिल हुए, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ शामिल हुए। लेकिन सदाकत आश्रम में पटना की ये तस्वीरें सामने आई, उनकी मीटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। मीटिंग हॉल के बाहर मारपीट करते हुए लोग यहाँ पर नजर आए हैं और ये तस्वीरें भी उस वक्त की नजर आ रही। प्रभाकर कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था उस वक्त क्या राहुल गांधी मीटिंग में मौजूद थे और क्या वजह रही इस मारपीट की?
जी बिल्कुल, राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे। ये पटना के सदाकत आश्रम जो कि कांग्रेस का हेडक्वार्टर है बिहार का, वहाँ की तस्वीर है। राहुल गांधी आज सुबह बिहार पहुँचे थे, उसके बाद वो बेगूसराय गए थे जहाँ पे वो कन्हैया कुमार के साथ यात्रा में शामिल हुए थे। उसके बाद उनकी एक मीटिंग थी एसके मेमोरियल हॉल में, एक फंक्शन था जहाँ उन्हें जाना था, और उसके बाद उन्हें सदाकत आश्रम जाना था जो कि कांग्रेस का यहाँ हेडक्वार्टर है। और जिस समय ये घटना हुई है, जिस समय बाहर मारपीट हुई है, उस समय राहुल गांधी अंदर अपने कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी समय की ये घटना है। बताया जा रहा है कि जब राहुल गांधी अंदर मौजूद थे, उसी समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक हुजूम आया। वो हाथ में पोस्टर लिए हुए थे, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में उन्होंने पोस्टर हाथ में लिया हुआ था, और वो लगातार मांग ये कर रहे थे कि राहुल गांधी बाहर निकलें और इस मुहिम का, उनके इस मुहिम का समर्थन करें। और जब उनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि वो बाहर में थे और राहुल गांधी अंदर मीटिंग कर रहे थे, तो उसी समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक जत्था जो है वो बाहर निकला और उनके साथ उलझ गया। मारपीट हुई, जिसमें कि आप देख रहे हैं 3-4 लोग घायल भी हुए हैं, और ये काफ़ी तगड़ी मारपीट हुई है। यही कांग्रेस की विडंबना है बिहार में। कोई भी नया प्रदेश अध्यक्ष आए, कोई भी कार्यक्रम हो, कांग्रेस बिहार में इतने गुटों में बटा हुआ है कि कांग्रेस बिहार में कभी भी उत्थान नहीं कर सकता। और लगातार जो लोग भी बिहार की राजनीति को नज़दीक से देखते हैं, खासकर कांग्रेस को देखते हैं, उनका मानना है कि कांग्रेस में जब तक ये गुटबाजी का जो प्रचलन है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनकी ये स्थिति बनी रहेगी। जी। और प्रभाकर, यहाँ पर क्या राहुल गांधी की तरफ से इसके बारे में जानकारी मिलने के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि वो मीटिंग के भीतर थे, तो उन तक ये जानकारी तो पहुंची ही होगी कि बाहर क्या कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी को इसकी जानकारी दे दी गई होगी। हालांकि जिस समय ये घटना हो रही थी, उस समय वो अंदर मौजूद थे और वो अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके सारे विधायक थे, एमपीज़ थे, और बाकी और भी जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो मेंबर्स होते हैं वो सब मौजूद थे। उन्हें ज़रूर इसकी सूचना दी गई होगी, लेकिन राहुल गांधी ने उसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, वो गाड़ी में बैठे पटना एयरपोर्ट पहुँचे और यहाँ से सीधे वो दिल्ली की ओर निकल गए। तो अब हम जब बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी रास्ते में हैं, दिल्ली की ओर निकल चुके हैं, और पूरे रास्ते उन्होंने, मीडिया ने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं भी उन्होंने इस बारे में कोई बातचीत नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जी शुक्रिया प्रभाकर, अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे। तो पटना के सदाकत आश्रम की तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी की बैठक चल रही थी और उस दौरान बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा था। तो कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो कुछ इस तरह से भी सामने निकल कर आई। अभी अप्रैल का पहला सप्ताह ही है और सूरज की तपिश का असर दिखने लगा है। देश के कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। 20 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। अभी देश में सबसे गर्म गुजरात का कांडला और राजस्थान का बाड़मेर है, जहां पर पारा 45.6 डिग्री तक दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग ने इधर आने वाले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने की आशंका जताई है। कुछ राज्यों में आज से अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, राजस्थान के बाड़मेर की और राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें, जहाँ पर कुछ जगहों पर दोपहर के वक्त एकदम खाली आपको नज़र आ रही हैं सड़कें, क्योंकि तापमान इतना बढ़ चुका है कि लोग बच रहे हैं इस धूप में निकलने से, या फिर आपको लोग छतरी लिए नज़र आ रहे हैं। कोई गन्ने के रस का सहारा ले रहा है तो कोई कॉटन के कपड़ों से खुद को ढक कर धूप में निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो गर्मी का सितम जो है वो अच्छा खासा अब देश के कई इलाकों में पड़ने लगा है। और अगर हम बात करें अब राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में अगले 3 दिनों तक गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है और साथ ही लू चलने जैसी स्थिति की आशंका भी मौसम विभाग ने जाहिर की है। दिल्ली में कल का तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज़्यादा रहा। हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला गर्मी से बेहाल कुछ लोगों के पास पहुंचे, उन्होंने गर्मी का हाल लिया और जाना कि आखिर लोग इस वक्त किस तरह से वक्त गुजार रहे हैं। अप्रैल का ये पहला सप्ताह है और मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। किस लिए जारी किया है? क्योंकि अप्रैल से ही गर्मी ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। न्यूनतम तापमान इस वक्त 21 डिग्री है और मैक्सिमम जो तापमान है
वो 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। और गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इस तरीके की लोग छाँव खोज रहे हैं। गन्ने का जूस जो है वो गर्मी के लिए रामबाण माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, जिनको जाना रहता है, उनके लिए ये गर्मी जो है वो काफ़ी एक दिक्कत वाला काम है, क्योंकि गर्मी में उनको जो है वो नौकरी करने में, आने जाने में ज़रूर परेशानी होती है। कुछ लोगों से बात करते हैं, कैसे गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। अब देख 9 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया है कि गर्मी में और ज़्यादा गर्म हवाएं बहेंगी, लू लगने का खतरा रहेगा। देख लो, जैसा है सामना करना ही पड़ेगा सर। अच्छा, अब कमाने के लिए तो घर से निकलना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी जब ही कमाएगा इंसान। अब बिना पढ़ाई करे लिखे फिर तो मजदूरी करेगा तो इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा गर्मियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ भैया, क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। गर्मी में रिक्शा चलाते हैं लोग, दिखते हैं गर्मी में कि कम हो जाती है सवारियाँ? सवारी मिलती नहीं है गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से। ये अंगोछा इसीलिए तो है, इसको ऐसे पोछो, हटाओ, पानी पियो, निकल जाएगा। अंगोछा लेकिन ये रखना चाहिए, ये तो रखना ही चाहिए। ये किसान मजदूरों का ये जो अंगोछा है ये पहचान है। ये गर्मी, लू और धूल भरी जब आंधी चलती है तब ये इस्तेमाल होता है। इस बार मौसम विभाग ने कहा है कि 9 तारीख को लू चलेगी, गर्मी इतनी भयानक पड़ेगी। गर्मी तो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और इस गर्मी में देखो, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कहने, यहाँ पे आप जाओगे, अभी लेबर बैठे इतनी गर्मी में, कम से कम धरना दे रहे हैं सुबह से, और पीछे चल रही है धरना 4 दिन से। आप जाओगे सोसाइटी पे, गवर्नमेंट ने काम करा के इनके पैसे ना दिए, तो आप सोचो लेबर लोग एक तो गर्मी में काम करते हैं, उसके बाद इनका भुगतान नहीं होता है। सरकारी एनबीसीसी कंपनी है, तो होना चाहिए, भुगतान होना चाहिए। हमारे फ्लैट पड़े, हमारे फ्लैट नहीं मिलते हैं टाइम पे, तो ये आप जाके दिखाओ और ये मुद्दा होना चाहिए लेबर। एक चीज़ आप बताओ कि कभी अप्रैल में लू चलते आपने महसूस किया? मौसम जैसे पेड़ कट रहे हैं, आप देखो ये पेड़ कट गए यहाँ पे सारे पेड़, तो पेड़ कटेंगे तो लू तो गर्मी बढ़ेगी। बड़ी बात इन्होंने कही है, हमें ग्रीन बेल्ट, पेड़ लगाने के बजाय कंक्रीट के जो जंगल हैं वो दिल्ली और एनसीआर दोनों जगहों पर हैं। और यही वजह है कि उन कंक्रीट के जंगलों की वजह से जो है वो तापमान, आप सोचिए कि हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों को होगी जो छोटे मोटे जॉब करते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है। और राजधानी दिल्ली के बाद अब आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर गर्मी अपना कहर दिखाने लगी। इन दोनों राज्यों के कई शहरों में तापमान जो है वो 40 डिग्री तक को पार कर चुका है। हम अलग अलग शहरों की बात करें अगर मध्य प्रदेश के, तो रतलाम, खजुराहो, होशंगाबाद जो है वहां पर तापमान 42 डिग्री के पार तक जा चुका है। राजधानी भोपाल में भी पारा 40 के पार रहा। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर जैसे जो शहर हैं वो भी 40 डिग्री तापमान में झुलसते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान और जो है वो बढ़ सकता है और 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी गर्मी का सितम जारी है। यहाँ पर गर्मी से राहत के लिए घर से बाहर जो निकल रहे हैं लोग, वो बचाव के तमाम उपाय कर रहे हैं। तापमान 40 डिग्री के करीब नज़र आ रहा है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास। तो आने वाले दिनों में पारा बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में लोगों की परेशानियां यहाँ पर और बढ़ रही हैं। तो हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा ने भोपाल में गन्ने के रस के एक स्टॉल पर जाकर लोगों से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। पिछले 3 दिनों में मध्य प्रदेश में गर्मी ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच में चल रहा था, वहीं अब तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी इस प्रकार से बढ़ चुकी है कि लोगों को ठंडे जूस और स्कार्फ, टोपी, हेलमेट का सहारा अपने आप को बचाने के लिए लेना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बात करके जानेंगे कि किस तरह से गर्मी अब उन्हें सताने लगी है। भैया, तापमान बहुत बढ़ चुका है, इसमें कैसी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? किस तरह से अपने आप को गर्म लपटों से बचा रहे हैं? मैम, एकदम से क्या हुआ है, अचानक से गर्मी बढ़ गई है, तो अभी क्या एकदम से हम माहौल भी एडजस्ट नहीं कर पाए। अब एकदम से सडनली गर्मी होने लगी तो सुबह 9 साढ़े 10 बजे ही हालत ख़राब है। काम के लिए निकलना पड़ रहा है, लेकिन रास्ते में ही 4-5 किलोमीटर का सफ़र करके ही हमें स्टे करना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम से सडनली बहुत तेज़ धूप होने लगी है, तो ह्यूमिडिटी जैसे प्रॉब्लम आने लगी है। एकदम से धूप तेज़ हो गई है
तो वही अंदर से गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं मैम, ताकि गन्ने का जूस से थोड़ा सा राहत मिले और फिर आगे कहीं। बिल्कुल, चलिए गन्ने के रस का सहारा ले रहे हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं। भैया, किस तरह से गर्मी अब बढ़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? गर्मी तो बढ़ रही है लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं जाते ही नहीं। जी, अभी तो यहाँ पर जूस पीने निकले हैं, गर्मी का एहसास हुआ होगा तभी निकले। अभी तो है, बाकी मेनली तो दिन में बाहर निकलते नहीं, शाम को निकलते। दिन में इतनी गर्मी है कि निकलना पॉसिबल ही नहीं होता है। जी बिल्कुल, दिन में गर्मी है जिसके चलते निकल नहीं रहे। भैया, आपको किस तरह से परेशानियां दिख रही है, क्योंकि गर्म लपटें सुबह से ही चलनी शुरू हो जाती है? हाँ, बिना फेस कवर किए तो निकलना पॉसिबल है नहीं। बाइक से भी कहीं जाना है तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से आई, जहां पर अमृत सरोवर योजना के तहत बनाया गया सरोवर सूख गया। इस योजना के तहत यहां पर 2023 में 102 सरोवर बनाए गए थे। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि एक सरोवर बनाने में 40 से 60 लाख रुपए तक की लागत आई। गांव वालों ने बताया कि हर साल गर्मी में ये सूख जाता है। सिर्फ बारिश के मौसम में ही सरोवर में पानी रहता है, जिससे गांव वाले खासे परेशान हैं। हमारे सहयोगी विजय तिवारी वहां पर पहुंचे, कुछ लोगों से बातचीत किए। सुनिए स्थानीय लोगों ने क्या हकीकत यहाँ की बताई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको यहाँ दूर दूर तक पानी का एक बूंद भी नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि पानी आपको यहाँ नजर बिल्कुल नहीं आएगा। पूरी जमीन यहाँ सूख चुकी है और जो यहाँ के लिहाजा यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सरोवर का निर्माण कब हुआ था और क्या स्थिति है इसकी, और क्या इसमें लगता है कि भ्रष्टाचार किया गया, क्या हुआ है? हाँ साहब, एक पानी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पानी पीने के लिए बड़ी परेशानी है। ना एक थोड़ा सा तक पानी नहीं है, बाहर से आके पानी आके पी रहे हैं। हम मेहंदवानी से लाके घर द्वार बना रहे हैं, हम 10 किलोमीटर की दूरी से। नहीं हो रहा है सर, हम तो बहुत खुश थे कि इस जब पानी रुकते तो हम कम से कम नहीं था गाय बच्चे पानी पीते, और हमारे पास में खेती रहे तब खेती की भी कुछ सिंचाई विचाई करते। कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा है सर। पानी तो नहीं है यहाँ, तो क्या फायदे मिलेंगे सर। और भीषण गर्मी का जो कहर है वो इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के चिड़ियाघर में जानवरों का बहुत बुरा हाल है। चिड़ियाघर में अब जानवरों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए शेरों के लिए चिड़ियाघर में स्प्रिंकल सिस्टम जो है उसकी व्यवस्था की गई है, ताकि दोपहर के वक्त थोड़ी राहत ये जानवर महसूस कर सकें।